हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे थ्रू गिवन सरफेस। कहीं भी कोई सरफेस हम लोगों को गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गिवन है ना, तो उसमें हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इसको हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन से, सिंपल एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सारे बच्चे लोग यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर एक हेमी स्फेरिकल सरफेस हम दिखाने जा रहे हैं, है ना। ये हमारा एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, हेमीस्फेयर है, इसका रेडियस गिवन है। बीच से हम लोग काटेंगे तो इधर बीच का पोर्शन ये ओपन है, ठीक है ना, और इधर हेमीस्फेयर आपको दिख रहा है। और इसको हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। जो फील्ड हमारा है वो यूनिफॉर्म है। और ये फील्ड है कैसे, इस फील्ड का डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसी के अलोंग है ऐसे। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एक हेमीस्फीयर, और ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग सीखे थे ये E ds cos थीटा या E इंटू एस cos थीटा। और उस समय हम लोग बात किए थे कि ये जो ds cos थीटा होता है वो ds cos थीटा कौन सा है, मतलब ये ds cos थीटा एक्चुअली है क्या। तो हम लोग बोले थे कि जो सरफेस है जिससे आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उस सरफेस का, है ना, ये प्रोजेक्शन है ds cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखिए हमारे पास ये सरफेस है, सरफेस इस तरह का है, हेमीस्फेरिकल सरफेस है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये सरफेस जो है, छोटा सा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हम देखें गौर से, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है और दूसरे जगह परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस सरफेस का प्रोजेक्शन देखें, प्रोजेक्शन मीन्स कि ये जो आपका सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कितना एरिया में कट करेगा, तो ये एरिया दिखेगा आपको, ये देखें, इस सरफेस का प्रोजेक्शन ये है। और आप सामने देख रहे हैं किसी भी हेमीस्फीयर को अगर बीच से काटेंगे तो ऊपर सर्किल दिखेगा। इट मीन्स कि हमारा ये एरिया, ये जो देख रहे हैं ये ओपन है, ध्यान रखना है ना, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है यही दिख रहा है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें, जो भी हमारा सरफेस है जिसके थ्रू हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका प्रोजेक्शन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो हम लोग मिल रहा है पाई आर स्क्वायर। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ हेमीस्फेरिकल सरफेस, हेमीस्फेरिकल सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सिंपली पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स निकालना बहुत आसान हो गया, है ना। फाई यहाँ डी फाई लिखें, अगर हम टोटल फ्लक्स कर रहे हैं फाई,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीप्लाइड बाई दिस प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया, है ना, जिस सरफेस से हम लोगों को फ्लक्स निकालना है उस सरफेस का प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फाई कितना हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है, तो हमारा प्रोजेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर और इंटू ई। ये सिंपली आसानी से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को देख लेना है, यहाँ जो सरफेस हम लोग देख रहे हैं, हमें कन्वेंशन डिफाइन किए थे लास्ट में कि आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा। आप इस सरफेस पर देखें, यहाँ पर सरफेस हमारा यहाँ है, यहाँ पर कोई सरफेस नहीं, ये ओपन पोर्शन है, फ्लक्स हम लोग यहाँ ले रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है सरफेस पर। हमेशा देखें सरफेस में बाहर की तरफ है, तो आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते थे। इसका मतलब कि ये फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा, फाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू ई। तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये सरफेस क्लोज होता, यहां पर ये सरफेस क्लोज होता, तो यहां भी फ्लक्स होता, यहां भी फ्लक्स होता, और यहां पर फील्ड लाइंस इनवर्ड है और यहां पर फील्ड लाइन आउटवर्ड है। तो अगर ये फ्लक्स, ये जो आपका सरफेस क्लोज होता, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। जैसे पहले भी हम बोले थे कि कहीं भी कोई भी क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग रख देते हैं, है ना, तो वहां पर जितना लाइंस ऑफ फोर्स इन कर रहा है उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स आउट होता है। मतलब जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। तो हम लोग इसको आसानी से ऐसे निकाल लिए। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स का कैलकुलेशन, एक सिंपल एग्जांपल। अब हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, है ना, थोड़ा सा हम लोग फील्ड लाइन को यहाँ पर चेंज करेंगे कि हम लोग जब फील्ड लाइन अभी हम लोग ले रहे थे, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये जो यहाँ सरफेस देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फील्ड लाइन ऐसे ना हो करके यहाँ पर कुछ एंगल बना है ना, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसको सीखते हैं। तो हम यहाँ पर फिगर को चेंज कर रहे हैं। फिर हम लोग देखें यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड और इसमें हम लोग एक कंप्लीट स्फीयर रखे हैं, पूरा स्फीयर। हम लोग अगर यहाँ पर देखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीखेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस या स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर से निकालना है। तो हम लोग पहले बात किए थे कि अगर कहीं भी कोई क्लोज सरफेस अगर रख दीजिएगा तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जीरो हुआ कैसे, है ना, इसको समझना है, जिससे कि आगे के प्रॉब्लम में हमको हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या किए कि इस स्फीयर को यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेकर के काट दिए बीच से। फिर बीच से काट देंगे तो दो हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गया, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस इधर आ गया और एक हेमिस्फेरिकल सरफेस इधर आ गया। दोनों के लिए अगर हम कहें कि फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया कितना है तो पाई आर स्क्वायर। अगर हम ये फर्स्ट पोर्शन कहें और ये सेकंड पोर्शन कहें, ये लेफ्ट साइड का हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ये राइट साइड का हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हम यहां से जो फ्लक्स लिखना चाह रहे हैं वो φ1 लिखना चाह रहे हैं, यहां से हम लिखना चाह रहे हैं φ2। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर दोनों के लिए ये सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया दिख रहा है ये है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम φ1 लिखना चाहें तो φ1 हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू ई। लेकिन यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स आप गौर करें, यहां पर ये सारा लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड है, यानी ये निगेटिव माइनस पाई आर स्क्वायर ई। और यहां पर आप देखिए, जैसे पहले हम प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, यहां पर जो है लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ है, तो ये है पाई आर स्क्वायर इंटू ई बट प्लस। और टोटल फ्लक्स हम लोग कितना देखे, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, और ये हो गया हमारा
टोटल ये नेगेटिव हो पॉजिटिव माइनस पाई आर स्क्वायर ई प्लस पाई आर स्क्वायर ई, ये हो गया 0। मतलब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कोई भी सरफेस से जितना लाइंस ऑफ फोर्स इन कर रहा है उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स आउट हो रहा है, तो नेट फ्लक्स जो है उस फील्ड के कारण कितना है, सरफेस से 0 है ना। तो ये हम लोग ऐसे भी बता सकते थे कि कहीं भी कोई क्लोज सरफेस है तो नेट फ्लक्स 0 होगा, लेकिन हम लोग ये सीखे कि ये 0 हम लोग कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे। लाइंस ऑफ फोर्स के कंसेप्ट से तो आप सीधे कर देते, जितना लाइंस ऑफ फोर्स इन कर रहा है उतना लाइंस ऑफ फोर्स आउट हो रहा है, जिससे कि नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या हुआ, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए और हम लोग देखें जितना लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इन किया उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से आउट हो गया। ओके, अब हम लोग फील्ड को थोड़ा इंक्लाइन करते हैं और हेमिस्फेरिकल सरफेस लेते हैं, उसको समझें हम लोग। Again, this is hemispherical surface. This is line of symmetry. And electric field जो हमारा है, देखिए ये पाई आर स्क्वायर, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दिखा रहे हैं, हम एक ही लाइन दिखा रहे हैं। सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस मेक्स एंगल थीटा विथ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग देखें यहाँ पर अभी हम लोग जो कैलकुलेशन सीखे थे, कैसे कैलकुलेशन सीखे थे, कि फील्ड लाइन ऐसे होगा तो इसका फ्लक्स हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे इधर इस लाइन के अलोंग, तो इधर हम लोग को मिल जाएगा ई कॉस थीटा, और अगर हम इधर की तरफ कंपोनेंट लें इसका, दिस इज ई साइन थीटा। ये अच्छे से समझने का है। अगर हम इसके कारण फ्लक्स निकालना चाहें, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 2 कंपोनेंट, ई कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू दिस प्रोजेक्शन, इसका जो प्रोजेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो फिर आप देखें यहां से कि अगर हम ई कॉस थीटा के कारण हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हैं थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस ड्यू टू ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर है। यहां पर हमेशा ध्यान रखना है, ये खाली है, ये ओपन है, मतलब यहां पर कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स यहां है। तो दिस इज से phi1 इज हाउ मच, phi1 इज ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग पहले निकाले थे। इधर की तरफ हम पहले फील्ड ई लिए थे, अब ई कॉस थीटा है, तो ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज आउटवर्ड। साइन देंगे तो हम साइन प्लस लिखेंगे। अब हमारे पास फील्ड इधर भी है, ये कंपोनेंट भी है। तो आप अगर ऐसे देख रहे हैं, ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फिर आप देखेंगे यहां पर जितना लाइंस ऑफ फोर्स इस पोर्शन से इन करेगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स इस पोर्शन से आउट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्ट कहें कि ई साइन थीटा के कारण फ्लक्स कितना है हेमिस्फेरिकल सरफेस से, तो हम लोग कह देंगे 0, बिकॉज जितना लाइंस ऑफ फोर्स इन कर रहा है उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स आउट हो रहा है। तो अगर हम ऐसे कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस ड्यू टू ई साइन थीटा, दिस इज 0। क्यों 0? तो आप यहां देखें, ये पोर्शन आप देखें, इससे लाइंस ऑफ फोर्स इन करेगा, ये जो हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है, और यहां से आउट होगा, तो जितना फ्लक्स इनवर्ड उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड। तो ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए, ये हेमिस्फीयर दिखा दिया,
और पूछ रहा है कि इसमें टोटल इनवर्ट फ्लक्स कितना है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है। तो हम लोग देख रहे हैं इस कंपोनेंट का जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड है, यहाँ जो हम लिख चुके हैं ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आउटवर्ड फ्लक्स है। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं इसका ये पोर्शन के लिए इनवर्ट फ्लक्स है और ये पोर्शन के लिए आउटवर्ड फ्लक्स है। तो अब हम इसके कारण अगर फ्लक्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे थोड़ा सोचें, यहां पर अगर हम ऐसे इधर की तरफ फील्ड लिए होते ई साइन थीटा, तो इसके लिए हम लोग ये एरिया परपेंडिकुलर एरिया लेते एंड दिस शुड बी पाई आर स्क्वायर। अगर ये पूरा स्फीयर होता ऐसे और इस फील्ड के कारण हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते तो हम इसको ऐसे कट करते। जैसे यहाँ देखिए हम लोग पहले क्या किए थे, ऐसे निकालना था, फील्ड ऐसे था तो ऐसे कट किए थे। लेकिन अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमेशा हम लोग प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अभी हमारा ई साइन थीटा ऐसे है, ऐसे ई साइन थीटा, तो हम लोग इसको कैसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे यहाँ पर, और ये डायमीटर का जो सेक्शन मिलेगा यहाँ पर है ना, वो पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कब होता, ये जब पूरा स्फीयर होता। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर वाला पोर्शन गायब है ये, तो हम लोग तो केवल यही एरिया मिलेगा। तो ये टोटल पाई आर स्क्वायर है, तो ये जो पोर्शन हमारा है वो है पाई आर स्क्वायर बाई 2। मतलब अगर हम यहां पर सोचें ऐसे, ये सेक्शन ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं है ना, ये था हमारा पाई आर स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम इसके कारण हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो इधर वाले पोर्शन के लिए भी यही एरिया और इधर वाले पोर्शन के लिए यही एरिया जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ई साइन थीटा के कारण इनवर्ट फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हम कितना लिखेंगे, इनवर्ट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर ड्यू टू ई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ई साइन थीटा। ई साइन थीटा ये फील्ड हमारा ई साइन थीटा और ये एरिया, ये इनवर्ट फ्लक्स निकला। अगर इसी के कारण आउटवर्ड फ्लक्स निकालना चाहें हम लोग, तो इसके कारण अगर हम आउटवर्ड फ्लक्स निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर ड्यू टू ई साइन थीटा। तो ये हमारा फिर वही मिलेगा, ई साइन थीटा फील्ड हो गया, अगेन दिस इज एरिया है ना, इसके इधर वाले पोर्शन के लिए भी यही एरिया परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि ई साइन थीटा का जितना फ्लक्स इनवर्ड है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड है कितना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर मान लो अब यहाँ पर कहता फील्ड, एक्चुअल फील्ड हमारा ये था, हम इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए, एक पार्ट इधर ले लिए, एक पार्ट इधर कर ले लिए। इसके कारण केवल आउटवर्ड फ्लक्स है और इसके कारण यहाँ इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है। इसलिए हम बोले कि इसके कारण नेट फ्लक्स 0 है, तो नेट फ्लक्स केवल इसके कारण होगा। लेकिन अगर कहे कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना हुआ, ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। आउटवर्ड फ्लक्स अभी हम निकाले थे हम लोग, इधर की तरफ जो कंपोनेंट था ई कॉस थीटा और ये एरिया लिए थे है ना, ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसके कारण अगर हम लिखें तो ई साइन थीटा और एरिया ये ले पाई आर स्क्वायर बाई। तो टोटल हम लोग देख लिए यहाँ पर कि आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, टोटल इनवर्ड फ्लक्स कितना हुआ। टोटल अगर इनवर्ड पूछेंगे तो केवल ये है, टोटल आउटवर्ड पूछेंगे तो ये है, और टोटल फ्लक्स लेंगे तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। मतलब इससे हम इसको माइनस करेंगे, ये मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और ये ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे इनवर्ड कैसे आउटवर्ड निकालेंगे, और अगर ये फील्ड इंक्लाइंड है तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा जब कभी भी फील्ड दिया हुआ हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो, और हमको फ्लक्स निकालना है, जिस सरफेस से हम लोग को निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, उस सरफेस का प्रोजेक्शन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ओके, दूसरा है क्या कि अगर हमको इजी वे में प्रोजेक्शन मिल रहा है तो हम फील्ड को ही दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे, एक प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर और दूसरा प्रोजेक्शन के पैरेलल। प्रोजेक्शन के पैरेलल अगर हम ले रहे हैं तो फ्लक्स जीरो हो गया, और प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो हम जैसे यहाँ देखें, अभी फिर हम इस बात को फिर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग देखिए, फिर समझिए इसको, ये हम लोग सिचुएशन डील कर रहे थे और हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे दे दिए। तो आप कहेंगे कि आप ऐसे प्रोजेक्शन ले लीजिए, तो ऐसे प्रोजेक्शन लेने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। हम अगर ऐसे प्रोजेक्शन देख रहे हैं, कहीं भी हेमिस्फीयर है, तो ये सरफेस देखना बहुत आसान है। दिस इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो आपकी क्या वैल्यू, हम लोग बात किए कि दो हमारे पास कंसेप्ट है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग प्रोजेक्शन ले लें, किसका, इस सरफेस का, तो वो थोड़ा सा लेजी लग रहा है। तो हम लोग क्या किए कि इसका हम लोग इधर की तरफ प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ये सामने पाई आर स्क्वायर आसानी से दिख रहा है, और इस फील्ड का ही हम दो कंपोनेंट ले लिए, इधर हम लोग ई कॉस थीटा कर दिए और इधर हम लोग ई साइन थीटा कर दिए। तो एक्चुअली हमारे पास, अब ये सरफेस भूल जाइए, उसका इक्विवेलेंट सरफेस हम ये देखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू ई कॉस थीटा, ये हमारा एक फ्लक्स मिल गया, और ये जो कंपोनेंट है ई साइन थीटा इस सरफेस के पैरेलल है, मतलब इसके कारण कोई भी फ्लक्स यहाँ पर नहीं होगा। तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखे, ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स ऐसे हम लोग निकाल दिए, ठीक है। लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड का बात जब होगा तब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जो सरफेस दिखा रहे थे हम लोग कह दिए थे कि इसका फ्लक्स जीरो है। कारण हम वही समझाए आपको कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे यूनिफॉर्म, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स इन कर रहा है इतने पोर्शन से, उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर आउट हो रहा है। मतलब इसके कारण आउटवर्ड फ्लक्स भी है, इनवर्ड फ्लक्स भी है, और इसके कारण यहाँ सरफेस नहीं था, सरफेस ऐसे था तो केवल आउटवर्ड फ्लक्स था। इसलिए अगर हम आउटवर्ड फ्लक्स की बात करेंगे तो ई कॉस थीटा का भी फ्लक्स काउंट करेंगे, ई साइन थीटा का ही फ्लक्स काउंट करेंगे। ई साइन थीटा के लिए हम ये एरिया लेंगे जो अभी समझाए थे, ये एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ई कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। इनवर्ड फ्लक्स लेना है तब भी इनवर्ड फ्लक्स भी ई साइन थीटा का ही इनवर्ड फ्लक्स होगा, और उसके लिए भी हम लोग एरिया यही लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर हम लोगों को फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और सरफेस दिया हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक क्लोज सिलेंडर है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है, और हम लोग यहां देख रहे हैं जो फील्ड है यूनिफॉर्म है। सपोज ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो फील्ड जो है E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप है। अब हम लोग देखें यहां पर ये वेरिएबल फील्ड आ गया, लेकिन डायरेक्शन इसका फिक्स्ड है आई कैप, और यहां पर एक लेकिन टर्म एक्स भी आ रहा है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। अगर हम यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो ये ओरिजिन अगर है तो इधर एक्स नेगेटिव है और इधर एक्स पॉजिटिव है। मतलब अगर आप यहां पर ये सरफेस नंबर हम कहें 1 कहें और ये सरफेस नंबर हम 2 कहें, तो सरफेस 1 से भी फ्लक्स है, फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरे डायरेक्शन में फील्ड नहीं है। तो ये अगर सिलेंडर आप देख रहे हैं और इस सिलेंडर में हम लोग ये सरफेस देखें कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस हर जगह
एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर से क्रॉस नहीं करेगा, इन भी नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये सरफेस है और ये भी सरफेस है। मतलब हम लोगों को सरफेस 1 पर देखना है फ्लक्स कितना है, सरफेस 2 पर देखना है फ्लक्स कितना है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि फाई कर्व सरफेस कितना है, कर्व सरफेस, तो आप तुरंत बोलेंगे 0। पहले भी एग्जाम्पल हम बताए थे कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इस लाइन पर, इधर की तरफ या इधर की तरफ हो, तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ऐसे, है ना, ये पूरा सरफेस, है ना, लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल हो जाएगा, तो कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब हम लोग देखना है कि यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करें, सपोज कीजिए दिस इज A1, आउटवर्ड, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ। यहां अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें A2, ये भी बाहर की तरफ। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, तो x जो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, है ना, वो E1 इधर की तरफ होगा। और यहां पर अगर x कोऑर्डिनेट हम देखें तो निगेटिव है, मतलब यहां पर E2 जो होगा ये भी आउटवर्ड होगा। इसका मतलब अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो यहां पर भी फ्लक्स पॉजिटिव, यहां पर भी फ्लक्स पॉजिटिव, इसलिए ये दोनों के बीच का एंगल यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम E1 का वैल्यू रखते हैं तो E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है E0, x का वैल्यू L/2 I कैप। ओके, और A1 का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है पाई r स्क्वायर I कैप बाहर की तरफ। E2 का अगर हम वैल्यू रखते हैं तो E0, x का वैल्यू -L/2 I कैप, और A2 का वैल्यू रखते हैं तो पाई r स्क्वायर और -I कैप इस साइड। इसलिए अगर हम यहां पर φ1 निकालना चाहें तो φ1 कितना होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों का लीजिएगा, I डॉट I 1 हो गया, तो सीधा सीधा मिल गया E0 L/2 पाई r स्क्वायर। और यहां पर अगर हम φ2 लिखेंगे, अगेन डॉट प्रोडक्ट देखिए, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव हो गया, है ना, क्योंकि I डॉट I तो 1 ही होगा, तो E0 पाई r स्क्वायर L/2, दोनों फ्लक्स पॉजिटिव, इसलिए फाई टोटल, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, तो φ1 प्लस φ2 दोनों ऐड कर देंगे। दोनों अगर ऐड करेंगे आप तो आप देखें E0 पाई r स्क्वायर L/2 प्लस L/2 इज L, दिस इज टोटल फ्लक्स। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ये E0 I कैप होता, यूनिफॉर्म फील्ड हो जाता, E0 I कैप x पर डिपेंड नहीं करता, तो उस केस में क्या होता, यहां पर ये इनवर्ड होता, यहां पर आउटवर्ड होता और टोटल फ्लक्स 0 हो जाता, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर इस साइड और फील्ड इस साइड, है ना, तो यहां पर फ्लक्स हम लोग क्या मिलता, निगेटिव, यहां पर फ्लक्स मिलता पॉजिटिव। ऐसे भी सोचते, इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, और ई का वैल्यू दोनों जगह सेम, है ना, एरिया भी सेम, तो उस केस में क्या मिल जाता हम लोगों को 0। लेकिन ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ऐसा ध्यान रखना है, जैसे हम बोले थे कि यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई क्लोज सरफेस है तो नेट फ्लक्स 0, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना, फ्लक्स 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखें। हमारे पास एक क्यूब है और इसका एजेस जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, और इसका साइड लेंथ है ए। ये क्लोज क्यूब है, ओके, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है E इज इक्वल टू E0 x I कैप, E0 y j कैप, E0 z k कैप।
और कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये क्लोज क्यूब है ना। तो आप यहां पर फिर देखें कि यहां पर पेयर ऑफ सरफेसेस जो मिल रहा है, या देखिए ये सरफेस और ये सरफेस, अगर आप इसको देख रहे हैं यहां पर, ये सरफेस और ये सरफेस, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये वाई और जेड प्लेन फॉर्म कर रहा है, या वाई और जेड एक्सिस का जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन बन रहा है उसके पैरेलल है। ये तो वाई जेड प्लेन ही हो गया और ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब कि वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट ऑफ जो फील्ड है उसके कारण इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसमें भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। हमेशा हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर देखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो केवल एक्स कंपोनेंट के कारण होगा, और यहाँ भी जो फ्लक्स होगा वो केवल एक्स कंपोनेंट के कारण होगा। तो अब यहाँ देखें, ये Ex जो है E नॉट एक्स आई है, और इस जगह पर इस सरफेस के लिए x इज इक्वल टू 0 है, और इस सरफेस के लिए x इज इक्वल टू a है। तो इस सरफेस पर तो Ex 0 हो गया, यहाँ पर Ex 0 हो गया, इसलिए यहां पर अगर हम फाई लेते हैं तो फाई 0 है, जो फील्ड ही नहीं है। और यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो फील्ड हमारा बाहर की तरफ है, यहां पर Ex बाहर की तरफ है, और कितना है, तो x का वैल्यू कितना है, a है, और यहां पर एरिया कितना है, a स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब ड्यू टू Ex, तो आप सीधा सीधा केवल यहां का फ्लक्स लिखेंगे, और वहां पर Ex कितना है, यहां देखिए E नॉट एक्स का वैल्यू a, E नॉट इंटू a, और एरिया इज a स्क्वायर, है ना, और ये आउटवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, तो E नॉट a क्यूब। अब x इस कंपोनेंट के कारण बाकी जो भी सरफेस आप देख रहे हैं, बाकी जो भी सरफेस आप देखेंगे, टॉप, बॉटम, है ना, और साइड वाला, तो सब सरफेस देखेंगे आप, ये जो फील्ड है उसके पैरेलल बन जा रहा है, तो उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। उसी तरह से y कंपोनेंट के लिए ये और ये दो अपोजिट सरफेस, और यहाँ y 0 है जैसे पहले देखे थे आप, तो यहां से कोई फ्लक्स नहीं, केवल y इज इक्वल टू a, यहां से हम लोगों को सरफेस फ्लक्स मिलेगा बाहर की तरफ। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू EY, तो फिर यहां पर वही चीज आएगा, है ना, EY कितना लिखेंगे आप, तो E नॉट, y भी वहां पर a है, और इंटू a स्क्वायर, अगेन दिस इज E नॉट a क्यूब। और सिमिलरली फॉर जेड कंपोनेंट, है ना, सिमिलरली फॉर EZ फ्लक्स कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोगों को E नॉट a क्यूब। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब आउटवर्ड है, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल गया हम लोगों को, 3 E नॉट a क्यूब, सारे को ऐड कर देने का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं जहां पर कि हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही आपका फील्ड होता, तो हम इसको दूसरी तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये क्यूब है, और वहां पर था कि ये जो है ओरिजिन बना दिए थे हम, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का एज को बना दिए थे। अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एज के पैरेलल हम लोग एक्सिस बना रहे हैं, ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं भी, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम यहां पर एक कंपोनेंट केवल हम ई दिखा रहे हैं, E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, और हम लोग इससे फ्लक्स निकालना है।
ये साइड लेंथ हम L ले रहे हैं, टोटल फ्लक्स हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फिर हम लोग देखें, अब x का फंक्शन है, तो यहाँ हमेशा देखें इस साइड राइट साइड जा रहा है, तो x इस जगह पर भी पॉजिटिव होगा, इस जगह पर भी पॉजिटिव होगा। सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस, ये हम लोग x0 लिखते हैं, इस फेस का डिस्टेंस x0 है, तो इस फेस का डिस्टेंस x0 प्लस L होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर E1 कहें और यहाँ पर हम लोग E2 कहें फील्ड को, तो आप E1 कितना लिखेंगे? E1 आप लिखेंगे x का जगह पर क्या लिखेंगे? E0 x0 E0 x0 I कैप। और अगर आप E2 देखेंगे तो आप लिखेंगे E0 x0 प्लस L I कैप। लेकिन एरिया वेक्टर यहाँ पर, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, उधर यहाँ पर बाहर की तरफ, और ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स देखें तो यहाँ इनवर्ड फ्लक्स, वहाँ आउटवर्ड फ्लक्स। तो अगर हम यहाँ से फ्लक्स ∅1 कहें, है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे केवल यहाँ x कंपोनेंट है, तो इसके थ्रू फ्लक्स होगा, बाकी जो 4 फेस है उसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो हम लोग को ये फ्लक्स और ये फ्लक्स कंसीडर करना है। तो हम लोग यहाँ से देख लें कि क्या मिलेगा हम लोगों को। फ्लक्स ड्यू टू E1, फ्लक्स ड्यू टू E1, तो आप यहाँ पर इसको अगर ∅1 लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे E1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर, और ये निगेटिव अंदर की तरफ वैल्यू रख दीजिए, माइनस E1 का मैग्नीट्यूड कितना था? E1 का मैग्नीट्यूड था E0 x0, है ना, और L स्क्वायर, ये ∅1 निकल गया। उसी तरह से फ्लक्स ड्यू टू, अगर हम E2 देखते हैं, फ्लक्स ड्यू टू E2 देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? E2 का मॉड और एरिया, है ना, और ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लिखे थे, यहाँ बाहर पॉजिटिव लिखेंगे। तो E2 का वैल्यू कितना था? E0 x0 प्लस L इंटू L स्क्वायर, ये पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दें, है ना, तो फाई टोटल आप देखें कितना मिल रहा है, फाई टोटल। तो फाई टोटल हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये देखिए माइनस E0 x0 L स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस E0 x0 L स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें पूरा लिख देते हैं, E0 x0 L स्क्वायर, और वहां से प्लस E0 x0 L स्क्वायर और प्लस E0 L क्यूब। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा E0 L क्यूब। उसी तरह से अगर y कंपोनेंट अगर यहाँ पर होता, तो y कंपोनेंट होता, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते, यहाँ और यहाँ दोनों का अगर डिफरेंस लेते तो इस साइड लेंथ के कारण ही केवल आता, है ना। z कंपोनेंट होता तो z में भी वैसा ही कुछ होता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फ्लक्स निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा फील्ड कहीं दे दिया, लीनियर x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है ऐसे फील्ड, तो हम लोग अगर इसको मूव कराएं इधर या इधर, आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये x0 से इंडिपेंडेंट है। x0 को कम करें ज़्यादा करें, इसको हम इसी तरह से जैसे था वैसे ही, मतलब इसको रोटेट वगैरह नहीं करें, इसको जैसे जो अपना साइड था जैसे था उसको अगर हम लोग पैरेलल मूव करें, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देना, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, जैसे था अगर उसी तरह से हम लोग इधर या इधर, है ना, या ऊपर या नीचे किसी भी तरह से हम लोग मूव कराएं तो फ्लक्स इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कि यहाँ पर हमारा x0 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ देखें कि हम लोग अगर फील्ड हम लोगों को दिया हुआ है ना, सरफेस हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल हम लोग कर लिए फ्लक्स के कैलकुलेशन का। तो आज हम लोग इतना ही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये फ्लक्स कैलकुलेशन का, जिसको हम लोग यहाँ पर फिनिश करेंगे।